So I am sharing my screen. स्क्रीन दिख रही है दीक्षा? हाँ सर। Okay. Now what about the PowerPoint slide? Is it visible? हाँ परफेक्ट। Okay. हाँ My voice is clear? यस सर। Okay. Now I am going to start. Now this is our lecture number 6 of nuclear physics. Okay. In last two lecture, we have studied the properties of nuclei. In properties of nuclei, we have studied the nucleus has a positive charge, nucleus has mass, and we have studied about the density of the nucleus, as well as we have studied the nucleus have angular momentum, spin, orbital, as well as nucleus has isospin. Okay, in last lecture we have studied the binding energy of the nucleus. What is binding energy, क्या होता है ये मैंने बताया, and we have studied the mass defect, और mass defect क्या है ये सब चीज़ें बताएं. आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे भी क्वेश्चन और शॉर्ट नोट आता है. आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी क्या कैसे डिसाइड होती है. ठीक है, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है. ओके, और तुम देखोगे कि अगर छोटा न्यूक्लियस है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का में प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन में. ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें होता है प्रोटॉन, वन प्रोटॉन होता है. ठीक है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. बिकॉज हाइड्रोजन न्यूक्लियस डजंट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रॉन, ओनली हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज ओनली वन सिंगल प्रोटॉन. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन. ठीक है, अब छोटे न्यूक्लियस की बात करेंगे, फिर हम हीलियम पे आ जाएंगे. ठीक है, तो हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है. तो छोटे न्यूक्लियस से जब हम बड़े के तरफ मूव होते जाते हैं, ठीक है, तो एक एटॉमिक नंबर 20 तक, ठीक है, 20, ओके, 20 नंबर्स तक क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं. लेकिन 20 नंबर के बाद, मतलब 20 एटॉमिक नंबर के बाद जब तुम एलिमेंट्स का में आगे बढ़ते जाओगे, तो न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ते जाती है न्यूक्लियस के अंदर. मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर एक्सीड ओवर द प्रोटॉन्स. ओके, तो ऐसा क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि 20 एटॉमिक नंबर तक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में इक्वल रहते हैं. ठीक है, मतलब स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा रहता है, 20 नंबर तक, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल है. लेकिन 20 नंबर के बाद न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते जाते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी. और न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को बोलते हैं एनजेड ग्राफ. ठीक है, तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या डिसाइड करता है, और हम ऐसा ग्राफ देखेंगे, दैट ग्राफ इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व. ठीक है, तो कौन सा ग्राफ न्यूक्लियस स्टेबल है ये डिसाइड करता है या फिर ये बताता है, ये शो करता है. हम एक ग्राफ देखेंगे जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करता है. ठीक है, कि स्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, और वो जैसे जैसे छोटे न्यूक्लियस से बड़े न्यूक्लियस की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस तरीके से चेंज होते हैं ये हम देखने वाले हैं. दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व हम देखेंगे कि ये एक कर्व है. ओके, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वाई एक्सिस पे. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, वाई एक्सिस पे है. ओके, तो अब देखोगे कि ये सेंट्रल लाइन है. ठीक है, इसको एन जेड कर्व भी बोलते हैं क्योंकि ये एन वर्सेस जेड कर्व है. ठीक है, ये जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको एन जेड कर्व भी हम बोलेंगे. ओके, तो अब देखो यहां पे ये जो सेंट्रल लाइन है येलो, ठीक है, ये येलो लाइन पे क्या होता है, एन इक्वल टू जेड.
ओके, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये येलो लाइन मतलब ये सेंट्रल लाइन, जहां पे भी सेंट्रल लाइन पे कोई भी न्यूक्लियस आएगा उसका n इक्वल टू जेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व मतलब ये देखो ग्रीन वाला, ये सेंट्रल लाइन मतलब n इक्वल टू जेड वाली लाइन है, बट एक्चुअली जो स्टेबिलिटी कर्व होता है न्यूक्लियस का 20 नंबर तक इक्वल होते हैं n इक्वल टू जेड, और 20 नंबर के बाद ये डाइवर्ट होते जाता है, यहां पे देखो डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन से डेविएट हो रहा है, ये कर्व डेविएट हो रहा है मतलब n इक्वल टू जेड नहीं है, n की क्वांटिटी बढ़ रही है 20 नंबर के बाद। ठीक है, तो 20 नंबर के बाद ये n की क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलर न्यूक्लिया है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 होते हैं 20 तक, तो वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट स्मॉलर न्यूक्लिया में। ठीक है, तो देखो यार n इक्वल टू जेड यहां तक 20 नंबर तक, लेकिन जैसे जैसे 20 नंबर के बाद एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, देखो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये जो ग्रीन कर्व है वो डेविएट होते जाएगा सेंट्रल लाइन से। तो डेविएट होना मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम कंसीडर किए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है एकदम, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ कम है। इसका मतलब 20 के बाद न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, और 20 एटॉमिक नंबर के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी न्यूक्लियस में बढ़ती जाती है। देखो इसलिए ये कर्व सेंट्रल लाइन से डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, डाइवर्ट हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो डेविएट होके ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब स्मॉलर न्यूक्लिया के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल रहेंगे, और लार्जर न्यूक्लिया के लिए 20 नंबर के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस में। दिस ग्रीन कर्व इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। एक्सपेक्टेड क्या था कि n इक्वल टू जेड मतलब सारे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन इक्वल होने चाहिए, ये जो सेंट्रल लाइन है वो बोलती है, लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? नहीं, क्योंकि स्मॉलर न्यूक्लिया के लिए 20 तक ही n इक्वल टू जेड होते हैं, 20 के बाद n बढ़ते जाता है, n इज नॉट इक्वल टू जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विल नॉट बी इक्वल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सीड ओवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं 20 एटॉमिक नंबर के बाद। और ये जो लाइन है ग्रीन लाइन डेविएट होती है येलो लाइन से। येलो लाइन क्या इंडिकेट करती है? n इक्वल टू जेड, बट एक्चुअल में ऐसा केस होता है क्या? नहीं होता। ग्रीन लाइन डेविएट होती है 20 एटॉमिक नंबर के बाद, तो 20 एटॉमिक नंबर के बाद n विल नॉट बी इक्वल टू जेड, इट मींस n एक्सीड ओवर द जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? ठीक है, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है ये मैं दिखाऊंगा अभी। ये देखो, ये कंसिडर करो कि छोटा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये छोटा न्यूक्लियस है, तो छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है? छोटे न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम होती है तो वो एकदम आसपास में होते हैं, जुड़े हुए एकदम पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एकदम ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, छोटा न्यूक्लियस है, डिस्टेंस कम है, तो उनमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होने के कारण। तो ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बैलेंस हो जाते हैं स्मॉल न्यूक्लिया की कर, क्योंकि ये एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए छोटा न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो डिस्टेंसेस है वो शॉर्ट रहेंगे, इसलिए वो स्ट्रांगली बाइंडेड रहेंगे, स्ट्रांगली पैक रहेंगे। इसलिए 20 एटॉमिक नंबर तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम रहेगी, because they are balanced together and they are binded together in very short distance, because the nuclear size is short. That's why in that the number of neutrons and number of protons are almost equal. ठीक है, तो अब बड़े न्यूक्लियस में क्या होता है? बड़े न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस बड़ा है,
ठीक है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है कि जो उन अंदर के जो डिस्टेंसेस है यहाँ पे शॉर्ट हो गए तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ये येलो क्या है, प्रोटॉन है, और रेड क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं, यहाँ पे जो प्रोटॉन है और यहाँ जो प्रोटॉन है, ठीक है, जब मेरा एरो देखो माउस का, यहाँ जो प्रोटॉन है और यहाँ जो प्रोटॉन है उसमें डिस्टेंस कितना है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इधर देखो छोटे न्यूक्लियस में यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ का प्रोटॉन में डिस्टेंस कम है। ठीक है, यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ के प्रोटॉन में डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ के न्यूट्रॉन और यहाँ के न्यूट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये साइज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है। तो होता क्या है एक्चुअली, उसको समझाने के लिए यहाँ पे देखो। ठीक है, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अवेलेबल होते हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस में एक और फोर्स होता है, जो फोर्स हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ही बताया था। एक और फोर्स होता है, ठीक है, दैट इज वीक। तो वीक फोर्स हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि जो मेन फोर्स होता है न्यूक्लियर का वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक और फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड वीक रिपल्सिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स। तो वो किस किस के बीच में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। लेकिन ये जो वीक फोर्स है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है स्मॉलर न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, रिपल्शन होता है, दैट रिपल्शन फोर्स इज कॉल्ड कूलम्बिक रिपल्शन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बहुत ज्यादा, लेकिन दे आर शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस में एक्टिव होते हैं, बट रिपल्सिव फोर्सेस लॉन्ग डिस्टेंस में भी एक्टिव रहते हैं, दैट इज वीक रिपल्सिव फोर्सेस। तो एक्चुअली होता क्या है, स्मॉल न्यूक्लियस में शॉर्ट डिस्टेंस के वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन यहां पे बड़े न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कूलम्बिक रिपल्शन जो होता है, रिपल्सिव फोर्स है, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा। यहां एक प्रोटॉन है, इस एंड पे जो प्रोटॉन है उसमें डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहां वीक जो फोर्सेस है वो एक्टिव हो जाते हैं। वीक फोर्सेस एक्टिव होने के कारण क्या हो जाता है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो दूर चले गए प्रोटॉन प्रोटॉन, तो अभी अगर उन प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर चले गए और उनको बैलेंस करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे हमको न्यूक्लियस के अंदर, तब जाके जो दूर दूर प्रोटॉन जा रहे हैं वो बैलेंस होंगे और बाइंड होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए बड़े न्यूक्लियस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स को कंपनसेट करने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स, डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहां डिस्टेंस कम है, शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यहां एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसलिए यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल है, बट एटॉमिक नंबर 20 के बाद होता क्या है, डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियर साइज बढ़ता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और एक फोर्स प्ले में आ जाता है, दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, वो दूर ना भागे उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है प्रोटॉन की क्वांटिटी से। इसलिए ये जो स्टेबिलिटी कर्व है, दैट स्टेबिलिटी कर्व इज डिफ्लेक्टेड, इज डेविएटेड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। इसलिए 20 एटॉमिक नंबर के बाद ये जो है स्टेबिलिटी कर्व डेविएट होता है सेंट्रल लाइन से। दिस इज द ग्रीन कर्व एंड दिस कर्व इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। बड़ा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, छोटे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है। बड़े न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कूलम्बिंग फोर्स। वो प्रोटॉन को रिपल करता है, वो प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर करता है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए न्यूट्रॉन्स उसमें ऐड किए जाते हैं, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बड़े न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो स्टेबिलिटी कर्व है वो n = z से डेविएट होता है
ये डेविएट होता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। दैट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एनजेड कर्व बिकॉज इट इज इन बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में ये कर्व है, इसलिए इसको एनजेड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो एनजेड कर्व और ये है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the nucleus. For smaller nucleus the number of neutrons and protons are almost equal, but as the atomic number approaches beyond 20 the number of neutrons will exceed the protons. Why? Because the distance is large, so repulsion is active. To compensate that repulsion the extra neutrons are added in the nucleus, therefore the number of neutrons will increase as compared to the number of proton. So this is all about the stability of nucleus, ठीक है। समझ में आया, ये है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कर्व। अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके का ग्राफ बनाना है और डिस्कस करना है कि 20 तक n इक्वल टू जेड क्यू है और 20 के बाद n इज नॉट इक्वल टू जेड क्यू है, n क्यू बढ़ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई क्या होती है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है। छोटे न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है। बड़े न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्स एक्टिव हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस लार्ज है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद, मतलब 20 के बाद। ओके, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा। ओके ओके ठीक है, वो बीच में कॉल आ गया था, ठीक। ओके, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी कर्व हमने देखा। स्टेबिलिटी कर्व पहले स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड होती है n इक्वल टू जेड, फिर डेविएट होता है। ऑल इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब साइज ज़्यादा होता है और इसके वजह से मैंने जो भी दो रीज़न बताया है फोर्स की वजह से, ठीक है। सो ये हो गया स्टेबिलिटी का पोर्शन। अब हम जो देखेंगे, अब हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मैंने बताया n इक्वल टू जेड होता है 20 तक, 20 के बाद n इज नॉट इक्वल टू जेड, क्यू डेविएट होता है वो कर्व, ये भी मैंने बताया। अब जो देखेंगे, अब देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है। इनिशियली जब मैंने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया था, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स जब पढ़ा रहा था, तो बोला था कि न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। क्यों निकलते रहते हैं पार्टिकल्स? न्यूक्लियस का साइज एक बार, न्यूक्लियस का साइज जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ते जाता है, और एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के जैसे 80 90 के बियॉन्ड क्या होता है, एटॉमिक नंबर साइज इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस इतना हैवी हो जाता है, हैवी न्यूक्लियस मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इतना भारी हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, ठीक है। न्यूक्लियस अभी जैसे अभी आदमी का वेट बहुत भारी होता है तो उसको उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस जब बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर है ऐसे न्यूक्लियस का, भारी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, तो उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन हलचल मचाते हैं, उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एकदम अनस्टेबल हो जाते हैं, और क्या हो जाता है कि उसमें से क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाहर निकलते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, तुमने पढ़ा होगा। और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अनस्टेबल हो जाता है भारी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल, सो इट रिलीजेस सर्टन पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर मे बी अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स वो इमिट करते जाता है। वाई? बिकॉज इट वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। कोई भी अनस्टेबल है आदमी तो स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी लूज करेगा। उसी तरीके से न्यूक्लियस भी, हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस, ठीक है, वो अपनी को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ छोड़ता है, इमिट करता है। वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकता है, बीटा पार्टिकल इमिट कर सकता है, या फिर गामा रेस, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल जो हीलियम न्यूक्लियस होता है,
हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? दो प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर कितना हो गया? ए प्लस मतलब जेड प्लस एन, मतलब 2 + 2 4 हो गया। एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हीलियम में? 2 है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है इट इज जस्ट लुक लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस की तरह अल्फा पार्टिकल दिखता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल किसको बोलेंगे? ये देखो, इट इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस की तरह दिखने वाले पार्टिकल को उसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जस्ट आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। तो देखो अल्फा पार्टिकल को कैसे डेजिग्नेट करेंगे, अल्फा पार्टिकल को कैसे डिनोट करते हैं। दिस इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, He42 इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बिकॉज अल्फा पार्टिकल को अगर हमको विजुअलाइज करना है तो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लुक लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम यहाँ 2 लिखा है बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 2, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2। यहाँ 4 लिखा है मतलब मास नंबर इज 4। वाई मास नंबर इज 4? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 है। 2 + 2 4। ठीक है, 4। सो दैट्स वाई हीलियम न्यूक्लियस इस तरीके से अल्फा पार्टिकल दिख रहा है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, इतना याद रखो। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस अगर आंखों के सामने आ जाएगा इट मींस अल्फा पार्टिकल तुम्हारे आंखों के सामने आ गया है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस। मतलब He42 को वो क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियस, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस में देखो कैसा होता है हीलियम न्यूक्लियस, इसी को हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो देखो हीलियम न्यूक्लियस कैसे दिखता है। ये देखो हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है हमें, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो हमको जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ना He2+, इलेक्ट्रॉन दोनों बाहर हटा दो। ठीक है, बाहर हटाने के बाद न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। तो हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो हीलियम न्यूक्लियस है He2+, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। देखो यहाँ पे मैंने एरो लगाया हीलियम न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हीलियम एटम से कोई लेना देना नहीं है, हमको न्यूक्लियस से लेना देना है। जो हीलियम का न्यूक्लियस दिख रहा है अंदर येलो कलर का, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इट इज डिनोटेड बाय He2+। ठीक है, He2+ से जो हम डिनोट करते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस। अगर उसको हमको लिखना है तो ऐसे लिखते हैं He42, दैट इज हीलियम का न्यूक्लियस। सो हीलियम का न्यूक्लियस को इस तरीके से अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अगर पिक्चर विजुअलाइज करना है तो इस तरीके से हीलियम न्यूक्लियस दिखेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहेंगे अंदर, He2+ से उसको डिनोट करते हैं। 2+ क्यों? इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन को हटा दो। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे हीलियम पे। तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। ओके, तो विजुअलाइज करो, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। symbolically it is written as He42, diagrammatically it is shown as nucleus 2p2 and He2+। तो Z = 2 रहता है, मतलब प्रोटॉन 2 है। A = n+Z, मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है, 2 प्रोटॉन मिला के टोटल 4, इसलिए Z2A4। तो Z2A4, ये एरो देखो, He4 4 मतलब A4, Z2। तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल। ओके, तो हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस कैसा दिखता है? अल्फा पार्टिकल की तरह दिखता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस की तरह दिखता है, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसको डिनोट करते हैं He2+ से, या और सिंबॉलिकली इट इज रिटर्न एज He42। हो गया ये हीलियम न्यूक्लियस के बारे में, मतलब अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अब अल्फा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये देखेंगे हम। तो ये अल्फा पार्टिकल दिखता है बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियस की तरह, हीलियम न्यूक्लियस की तरह। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? अल्फा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स विथ लार्ज वेलोसिटी। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मतलब मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियस बहुत भारी हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं?
सर्टन पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं, गैमा रेज हो सकते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड से निकलते हैं कि उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से थोड़ी कम होती है, लेकिन ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अल्फा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जो एलिमेंट्स है, यूरेनियम है या फिर जो थोरियम है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसके न्यूक्लियस भारी होते हैं, जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, उसमें से अल्फा पार्टिकल बहुत स्पीड से निकलते हैं और उनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 10 टू द पावर 8, इनकी वेलोसिटी 10 टू द पावर 7, ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो ये अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के न्यूक्लियस में से इतने स्पीड से बाहर निकलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से, ऑलमोस्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से थोड़ा कम, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकलते, वेरी लार्ज वेलोसिटी। ठीक है, इतनी लार्ज वेलोसिटी और इतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो बाहर निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटेरियल से, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। ठीक है, दूसरी चीज, दे प्रोड्यूस इंटेंस आयोनाइजेशन इन गैस थ्रू दे पास। ये मैंने बताया था जब हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स किस फंडे पे काम करते हैं? आयोनाइजेशन के फंडे पे काम करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो तब मैंने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, तो वो पार्टिकल्स कहाँ आते हैं? चेंबर में, और चेंबर में जो गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ आयोनाइजेशन होता है। तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ओके, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है। तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं गैस को। तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी थी कि अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेस द गैस। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल जिस भी गैस के थ्रू, गैस के एटम्स के थ्रू पास होंगे, उस गैस को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करना मतलब क्या? उस गैस के अंदर के एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, मतलब आयन बना देंगे। ठीक है, गैस के एटम्स को आयन बना देंगे। क्या? कौन? अल्फा पार्टिकल्स। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेस द गैस। व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइजेस द गैस? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, अगर गैस एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी क्या करती है? गैस को दे देती है, गैस एटम्स को। तो एनर्जी देने से गैस के एटम के अंदर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी देने से वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है और रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इतनी लार्ज भाई उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड के एकदम कंपैरेबल है। वेलोसिटी इतनी ज्यादा है तो एनर्जी कितनी होगी? बिकॉज एनर्जी इज हाफ mv²। वेलोसिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो इतने एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे गैस एटम्स पे, तो गैस के एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन ही निकाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको बोलते हैं इंटेंस आयोनाइजेशन। तो जब अल्फा पार्टिकल गैस के एटम्स के थ्रू पास होते हैं तो गैस के एटम्स को आयोनाइज करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सो दे प्रोड्यूस इंटेंस आयोनाइजेशन इन गैस। समझ में आया? इंटेंस आयोनाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, और आयोनाइजेशन कैसे करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये मैंने बताया था जब मैं चेंबर पढ़ा रहा था, प्रोपोर्शनल काउंटर और गीगर मुलर काउंटर के वक्त मैकेनिज्म जब पढ़ा रहा था, तो चार्ज पार्टिकल गैस को आयोनाइज करते हैं, ये बताया था। ठीक है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, अगर स्कैटर होके आए, अगर फोटोग्राफिक प्लेट मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट, कोई भी मतलब एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, उसको पॉलिश कर दो सिल्वर से तो फोटोग्राफिक प्लेट बन जाती है। उस फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड कर रहे हो, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क स्पॉट जनरेट होंगे। तो अल्फा पार्टिकल अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये प्रॉपर्टीज है, वेलोसिटी हाई, आयोनाइजेशन, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। और अल्फा पार्टिकल दिखता कैसे है? हीलियम न्यूक्लियस की तरह दिखता है अल्फा पार्टिकल। ओके, तो अब देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल के आगे के प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखे। वेलोसिटीज बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखेंगे दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड।
अब अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करना मतलब जिंक मटेरियल है, जिंक सल्फाइड मटेरियल है, उसमें अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल उसको स्ट्राइक करेंगे ना जिंक सल्फाइड पे, तो फ्लैशेस ऑफ लाइट चमकेंगे, सेंटिलेशन, ठीक है, फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब लाइट इमिट करेगा जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? अल्फा पार्टिकल की। अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ही नहीं करता जिंक सल्फाइड को, तो लाइट कहां से आता, लाइट कहां से इमिट होता? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ओके, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है जिंक सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड में से लाइट निकल रहा है, सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो जाए, इसलिए जिंक सल्फाइड जो मटेरियल है उसको हम एज अ डिटेक्टर भी यूज करते हैं। अगर हमको पता करना है कि अल्फा पार्टिकल आजू बाजू मौजूद है या नहीं, अगर जिंक सल्फाइड पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करते हैं तो जिंक सल्फाइड मटेरियल चमकता है, लाइट उसमें से निकलती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल उसको स्ट्राइक किया है, ठीक है। इट मीन्स दैट अल्फा पार्टिकल अगर फ्लोरोसेंस एक्टिव मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं तो फ्लोरोसेंस आता है, मतलब चमकता है, लाइट और फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंटिलेशन। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक ZnS। अगर ZnS मटेरियल पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो फ्लोरोसेंस आएगा, ठीक है, लाइट इमिट होगा, ठीक है। दूसरा, दे स्कैटर्ड व्हेन दे पास थ्रू द शीट्स ऑफ माइका एंड गोल्ड फॉइल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। तुमने बचपन में या 8th या 9th में तुमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं, हमको अगर डिटेक्ट करना है कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये डिटेक्ट किया था रदरफोर्ड ने, एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, उसमें उसको गोल्ड में से पास किया था, गोल्ड फॉइल में से। फिर उसको क्या रिजल्ट मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड में से ऐसे ही निकल गए, बिकॉज द एटम हैज एम्प्टी स्पेस, खाली जगह में से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही निकल गए। लेकिन एटम्स में एक छोटा पोर्शन होता है बीच में, हैवी पोर्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को जब अल्फा पार्टिकल्स टकराया है तो स्कैटर्ड हो गए, डेविएट हो गए, उनका पाथ चेंज हो गया। तो इसका मतलब अगर अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कोई चीज आती है तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं। तो ये स्ट्राइक देखो, दे कैन स्ट्राइक थ्रू, दे कैन स्कैटर्ड थ्रू द शीट्स ऑफ माइका, गोल्ड फॉइल में से वो स्कैटर्ड होते हैं, उसका डेविएट होते हैं। अगर उसके पाथ में कोई चीज आई तो स्कैटर्ड होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है और मोस्ट ऑफ द एटम खाली है। ये भी प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो ये वीडियो देखो, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ स्कैटरिंग का, देखो किस तरीके से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया था और अल्फा पार्टिकल किस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो। दिख रहा है कुछ? यूट्यूब दिख रहा है दीक्षा? हाँ सर, बफरिंग हो रहा है। अच्छा, ओके, अभी कुछ दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ। ओके, तो ये देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कैसे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सही बना है। IIT बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने बनाया है ये वीडियो, 3D वीडियो, किस तरीके से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। ये देखो गोल्ड फॉइल बीच में रखी हुई, यहाँ डिटेक्टर रखा हुआ, ये जो राउंड स्क्रीन है वो डिटेक्टर है, डिटेक्ट करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे कि नहीं। ये प्रोसीजर देखो, ठीक है। यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये बॉक्स है, ये स्लिट्स है, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ये छोटा होल है यहाँ पे, यहाँ गोल्ड फॉइल रखी हुई है, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया। ये वीडियो बनाया IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा 3D वीडियो बनाया। क्रॉस सेक्शन देखो, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रही है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स आए, ये बीम मोटी है, अभी बीम एकदम पतली हो गई, एकदम स्लिट में से निकल गई ना, तो बीम एकदम शार्प हो गई। ये स्लिट में से निकली, बीम शार्प हुई, ये फिर होल में से गई, बीम शार्प हुई। जैसे ही गोल्ड फॉइल, ये बहुत पतली फॉइल है, गोल्ड फॉइल, इसमें गोल्ड एटम से बनी हुई फॉइल है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गए, ठीक है, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर एम्प्टी। लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस के साथ टकराए, देखो इधर वाली रेस दिख रही है ना, स्कैटर्ड हो गए, ये स्कैटर्ड हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए, कुछ रेस, और कुछ स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड क्यों हो गए? कि गोल्ड फॉइल में गोल्ड एटम्स में न्यूक्लियस होता है, ये देखो न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ऐसे निकल गए एम्प्टी स्पेस में से,
लेकिन जैसे न्यूक्लियस के साथ टकराए अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल, ये देखो स्कैटर्ड हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वीडियो है स्कैटरिंग। ये देखो स्कैटरिंग डेविएट हो गया, ये पाथ डेविएट हो गया, ये न्यूक्लियस है, बाकी खाली स्पेस है और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करते हैं अगर बीच में कुछ आया तो। ये वीडियो बहुत अच्छा आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने बनाया है, रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, वेरी गुड वीडियो। ओके, सो हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फ्लोरोसेंस बताया, दे स्कैटर्ड व्हेन दे पास थ्रू द शीट्स ऑफ माइका, और गोल्ड फॉइल में से जब पास होते हैं तो स्कैटर्ड होते हैं, ये भी बताया। ठीक है, दे डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अकल अल्फा पार्टिकल्स को तुमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के में रखा तो अल्फा पार्टिकल्स और जो अल्फा रेज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बीम जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब डेविएट होती है, मतलब उसका पाथ चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल दे रहे हो अल्फा पार्टिकल्स के बीम को, तो अल्फा पार्टिकल्स की बीम डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट होना मतलब डेविएट होना, डायरेक्शन चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग दो मैग्नेट लो, उसके बीच में से अल्फा पार्टिकल पास करो, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होगी, डिफ्लेक्टेड होगी, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है अल्फा पार्टिकल्स पे। समझे, अल्फा पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। इसका मीन्स दैट दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लास्ट है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करते हैं तुम्हें पता है, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी हाई होगी, जिसका काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है, जिनकी जो इतनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर से, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है, और वो किसी मटेरियल को स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी। क्योंकि वो मटेरियल क्या करेगा, वो अल्फा पार्टिकल्स इतनी स्पीड से आ रहे हैं, उसको उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम करने की कोशिश किया, स्ट्राइक किया, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए दे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट बिकॉज अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज वेरी हाई एज इन कंपैरिजन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट से किसी चीज को स्ट्राइक कर रहे अल्फा पार्टिकल्स, तो उसकी वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगा ना वो मटेरियल, तो कोशिश करेगा मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट मींस दैट अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, अल्फा पार्टिकल्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं अगर तुम गोल्ड फॉइल में से, माइका शीट में से पास करो। अभी मैंने एक वीडियो दिखाया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से जब पास होते हैं तो न्यूक्लियस के साथ जब टकराते हैं, न्यूक्लियस के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो बैक आते हैं बाहर, मतलब स्कैटर्ड होते हैं, उनकी बीम का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो डेविएशन हो जाता है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो जिंक सल्फाइड जैसे मटेरियल को स्ट्राइक किया तो उसमें से लाइट निकलती है, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इफेक्ट, ये बताया। ठीक है, और बताया कि फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल गैस में से पास होते हैं, गैस के एटम में से पास होते हैं तो आयोनाइजेशन करते हैं। हमने न्यूक्लियर डिटेक्टर जब पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी। अल्फा पार्टिकल्स जब इमिट होते हैं तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इमिट होते हैं, ये भी हमने देखा। और अल्फा पार्टिकल्स का जो दिखते कैसे है, इट इज़ जस्ट लुक लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, He42, मतलब अल्फा पार्टिकल। डायग्रामेटिकली ये न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और रिप्रेजेंट करते हैं He42 से। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम जब देख रहे थे तो हमने पढ़ा स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व मतलब छोटे न्यूक्लियस में n इक्वल टू z होगा, अब जब न्यूक्लियस साइज बढ़ेगा तो n इज नॉट इक्वल टू z, डेविएट होते जाएगा। क्यों डेविएट होता है? फोर्सेस की वजह से, या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यहाँ वीकर फोर्स डोमिनेट होते हैं, उसको कंपनसेट करना है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स लगेंगे। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स लगेंगे मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी जब एटॉमिक नंबर 20 से अबव होगा। ठीक है, सो इट इज टुडे इट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो और कुछ पूछना है तो आज के लिए इतना काफ़ी है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व और अल्फा पार्टिकल्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। एनी क्वेरी, कोई क्वेरी है तो पूछो।